नमस्ते, मैं गणेश देवरुखकर आप सभी का मलखाम कट्टा पे स्वागत करता हूं। आज मलखाम कट्टा पे बहुत ही अलग अलग विषय लेके हमने मलखाम कट्टा पे अलग अलग सत्र आपने सबने देखा है। लेकिन अभी जिस तरह से मलखाम के अलग अलग विषय है, उसी तरह से कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता है, स्पर्धा है, ये भी एक मलखाम का ही विषय है। ये मलखाम का विषय छोटा लगता है, लेकिन ये अभी के वक्त में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करना शुरुआत करेंगे मलखाम कट्टा के इस मंच पे। तो कंपटीशन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन आगे जाके इसका उपयोग किस तरह से ज्यादा हम लोग दे सके, इसके बारे में हमारे पूरे टेक्निकल टीम ने सोचा। और एजुकेशन जो मलखाम प्रतियोगिताएं में कंपटीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबको पता है डिग्री ऑफ डिफिकल्टी है, कॉम्बिनेशन है, एजुकेशन है, ओरिजिनलिटी है, और इसको सबको मिला के खिलाड़ी को 10 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स उसको एजुकेशन में मिलने वाले हैं। तो एजुकेशन ये विषय लेके हम आपसे बातचीत करेंगे, और इसको हमने एक बहुत ही अनुभवी जज, एक बहुत ही अनुभवी कोच और बहुत ही चैंपियन खिलाड़ी के साथ हम लोग ये बातचीत करेंगे। जजेस लोग अपने आप बहुत बात इस विषय को लेकर चर्चा कंपटीशन में करते हैं, लेकिन अलग अलग एंगल से हम लोग एजुकेशन को कैसे देखेंगे, कैसे सोचेंगे, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, जिनके बारे में बताना चाहता हूं, जो हमारे मलखाम फील्ड के बहुत ही सीनियर जज है, और इनका परिचय मुझे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मलखाम के एक जजिंग सत्र के वक्त भी उन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मलखाम के जज के बारे में, उनके मानसिकता के बारे में हमें बताया था। विनायक राजमाचीकर सर जो पुणे से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र, और उन्होंने मलखाम फील्ड में सिर्फ जजिंग नहीं तो मलखाम में बहुत सारे ऐसे बदलाव लाए हैं टेक्निकल, उनका बहुत ही अच्छा अभ्यास है। विनायक राजमाचीकर सर, आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत है। थैंक यू गणेश, मुझे इस एग्जीक्यूशन विषय पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपने निमंत्रित किया, और आगे चलकर ये चर्चा बहुत ही अच्छी तरह से लोगों को काम आएगी, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। धन्यवाद। विनायक राजमाचीकर सर का कॉन्फिडेंस देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं बहुत एक्साइट भी हूँ और थोड़ा डरा भी हूँ, क्योंकि विषय मैंने बहुत इसके पहले मलखाम कट्टा पे लेके आया हूँ, तभी कॉन्फिडेंस था, लेकिन ये विषय टेक्निकल है तो कुछ भी यहाँ पे बोल नहीं सकता हूँ। तो विनायक सर हमें बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करेंगे। इसके बाद जो मेरा दोस्त है डॉक्टर के गणेश, जो पौंडीचेरी से है और क्षत्रिय एकेडमी के वो फाउंडर है, वहाँ पे बहुत ही अच्छे से कोचिंग कर रहे हैं। वो खुद इंटरनेशनल जज है। विनायक सर भी इंटरनेशनल मलखाम के रेफरी है, नेशनल जज है गणेश, लेकिन जज होने के बाद भी मैं यहाँ पे उसको एक कोच के रूप में आमंत्रित कर रहा हूँ, जो यहाँ पे एज अ कोच पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशन के बारे में हमें यहाँ पे बताएगा। तो डॉक्टर के गणेशन, आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत है। वणक्कम, नमस्कार। First of all, I would like to thank my friend Ganesh Devarkar for giving this wonderful opportunity to share our thoughts and views about execution points. Really, I'm thankful to Malcolm Katta team because it's a wonderful session for Malcolm. The only one session is going for Malcolm throughout this, I think, the first year. Thank you very much, Mr. Ganesh Devarkar and the team. थैंक यू डॉक्टर, आप यहाँ पे आए और आप हमारे साथ जुड़े हैं, और आपका अनुभव हमें मलखाम के पूरे परिवार को बहुत ही अच्छे से होने वाला है। इसके बाद हम लोग जिसको आमंत्रित करने वाले हैं वो मुंबई से बिलोंग करता है, सब उसको जानते हैं, मुझे सिर्फ नाम ही लेना है, सब उसको अच्छे से परिचित करते हैं। जो विश्व फर्स्ट वर्ल्ड कप चैंपियन का जो मेंस में जो विजेता है, जो अंडर 12 से मलखाम फील्ड में कभी भी नेशनल उससे छुट्टी नहीं है। डीएसओ यूनिवर्सिटी से लेके सब पकड़ के अगर मैं गिन चुन के एक नंबर बताऊंगा तो 15 से भी ऊपर उसने नेशनल प्रतियोगिता में भाग लिया है। पूरे देश के खिलाड़ी उसको जानते हैं, सब उसके बहुत बड़े फैन है। दीपक शिंदे, वर्ल्ड चैंपियन, उसको मैं मलखाम कट्टा पे आमंत्रित करता हूँ। नमस्ते गणेश सर एंड टीम, आपने मलखाम कट्टा पे इनवाइट करने के लिए मुझे। आज का जो आपका टॉपिक है हमारा एग्जीक्यूशन, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि प्लेयर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होगा, और उनको बहुत ही इससे नॉलेज मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। वेलकम दीपक।
और आप अपने अनुभव यहाँ पे खोल के रखिए, तभी ये खिलाड़ी बहुत ही इसका अनुभव से आगे जाके उनका परफॉर्मेंस भी कितना बेहतर कर सके वो हम लोग देख रहे हैं। मलखाम कट्टा का एक ही लक्ष्य है कि सिर्फ मुंबई का, महाराष्ट्र का या कोई एक पर्टिकुलर स्टेट का परफॉर्मेंस नहीं, तो पूरे मलखाम के पूरे परिवार का परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाए इसका प्रयास करते हैं। इसीलिए ये अलग अलग विषय लेके आते हैं, और कहाँ पे इसकी जानकारी नहीं हो वहाँ पे हम लोग इस माध्यम से जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग अभी तुरंत हमारे सत्र के यहाँ पे जाते हैं। अभी एजुकेशन ही ये टॉपिक हम लोगों ने क्यों शुरुआत की, क्योंकि सभी को पता है डिग्री ऑफ डिफिकल्टी की जो मार्क्स है 3.80 या फिर कॉम्बिनेशन की जो मार्क्स है 1.60, वो तो खिलाड़ी को हक से मिल जाते हैं, जो अगर वो ठीक से वो प्रेजेंट करता है तो। लेकिन एजुकेशन के जो मार्क्स है एज पर न्यू कोड 4.40, वो खिलाड़ी को लेने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत सालों का उसको प्रैक्टिस और परिश्रम करना पड़ता है। और वो बताते हैं कि वो पूरे के पूरे जज के हाथ में होते हैं, ऐसे सब लोग बोलते हैं। जैसे अंपायर जो होता है क्रिकेट में, जो आउट होने के बाद एक उंगली उठाता है, खिलाड़ी आउट, वो निकल जाता है। लेकिन अंपायरिंग करना और जजिंग करना दोनों भी बहुत ही अलग है। जज करते वक्त जज को भी खूब बहुत ही अच्छे से अभ्यास करना पड़ता है, और उसी अभ्यास से वो वहाँ पे अपना जजिंग में खिलाड़ी को एजुकेशन के मार्क्स देते हैं। अभी हम लोग मार्क्स कैसे मिलेंगे, एजुकेशन में कैसे डिडक्शन होता है, इसमें हम लोग इस सत्र में नहीं जाएंगे। लेकिन एजुकेशन अगर हम लोग को बढ़ाना है, या एजुकेशन इस वर्ड के बारे में हम लोग को अगर अभ्यास करना है, तो मैं विनायक राजमाचीकर सर को पूछूंगा कि सर एजुकेशन मतलब क्या है, डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं एजुकेशन के बारे में, उसके बारे में आप बताइए। एजुकेशन जो 4.4 का आउट ऑफ 10 में से 4.4 सबसे ज्यादा पॉइंट्स एग्जीक्यूशन को है। उसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान किसी एक जज को जब इवैल्यूएशन करते हैं तब रखना पड़ता है। उसमें चीजें आती है कि खिलाड़ी अपना टेक्निक कैसे इस्तेमाल करता है, यानी एक ही एलिमेंट करने का टेक्निक अलग अलग हो सकता है, तो वो टेक्निक के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद एम्पलीट्यूड, यानी हर एक एक्सरसाइज, हर एक एलिमेंट वो कितनी ताकत लगा के उसकी परमोच्च बिंदुओं पर पहुंचकर वो एलिमेंट कैसे करता है, ऐसे चीजें देखना जज के लिए बहुत जरूरी होता है। तीसरी चीज होती है प्रॉपर पोस्चर, यानी जहां पे होल्ड पोजीशन होती है कि पोल मलखाम पे, रोप मलखाम पे, तो वहां पे होल्ड पोजीशन शुड बी 100% एक्यूरेट। ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, वो जजेस को जजिंग करते वक्त ध्यान देना पड़ता है। और उसीलिए एग्जीक्यूशन, ये आउट ऑफ 10 पॉइंट्स इज अ वेरी क्रिटिकल सेक्शन फॉर इवैल्यूएशन। बहुत ही अच्छे से विनायक सर आपने बताया, और कुछ चीजें मुझे समझ में आई, कुछ चीजें नहीं समझ में आई, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। किस चीज के लिए कितना डिडक्शन है, क्या करने के बाद क्या होता है, ये सब कोड में लिखा हुआ है। वो कोड पढ़ के भी लोगों को शायद समझ जाएगा। लेकिन ये सत्र में हमें बताना है कि एजुकेशन के बारे में हम लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे अवेयरनेस कर सकते हैं, और सबसे पहली चीज हम लोगों की सोच कैसे उस अच्छे ट्रैक पे लेके जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनायक सर, मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं डॉक्टर के गणेशन को पूछना चाहता हूँ, आप कोच हो, जैसे सर ने बहुत सारी तकनीकी बातें यहाँ पे अभी हमने बताई, लेकिन एज अ कोच आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जज हो पता हो, लेकिन जज दिमाग से हटा दो और एक कोच करके आपके दिमाग में एजुकेशन, इसका मतलब आप थोड़ा ब्रीफ कीजिए, आप किस तरह से देखते हैं एजुकेशन के पास? Yeah, good question, Dr. Mr. Ganesh. Execution means, in coach point of view, how to execute our performance. So only one word we finished that, how to execute our performance. Like every hold or acrobatics or everything, we have some kind of executive performance, accuracy and firmness will be there. So the precision of movement will be good, automatically we will get the marks. So as a coach point of view, execution is the main phase of every player. बहुत ही अच्छे से बताया डॉक्टर के गणेशन। और हर एक खिलाड़ी, हर एक कोच और हर एक जज, ये सभी का पूरे देश में, भारत देश में सबका अगर विचार एक साथ हम लोग लेके आ सके,
तो आगे जाके हमें लगता है कि खिलाड़ी 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लाने में देरी नहीं होगी। यही इसका हमें उपयोग होगा। इसके बाद जजेस ने बताया कि एजुकेशन किस तरह से होता है, कोच ने बताया एज अ कोच एजुकेशन कैसे होता है और उसका मतलब बताया। लेकिन जो हम लोग देखते हैं और जो हम लोग करते हैं, तो दीपक मुझे बताइए कि आपके दिमाग में एजुकेशन मतलब उसकी क्या छवि है अपने मन में, उसके बारे में बताइए। एजुकेशन एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर परफॉर्मेंस। जब भी प्लेयर स्ट्रेंथ बेस्ड हो या फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड हो, बट ओवरऑल जो परफॉर्म करता है उसमें हाउ टू ही प्रेजेंट, कि कैसे एग्जीक्यूट करे ओवरऑल बेस्ड परफॉर्मेंस, जैसे जजेस हमें जज करते हैं, तो एग्जीक्यूशन के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। जैसे हम बाकी के एलिमेंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक ट्रांजैक्शन से दूसरे ट्रांजैक्शन एलिमेंट पे जब जाते हैं, जो बीच में जो टाइमिंग और जो गैप रहता है, वहाँ पे वो जो टाइमिंग करे पकड़ के हाउ टू प्रेजेंट एक्यूरेट, मतलब हाथ हो पैर हो कैसे एग्जीक्यूट करे। ऐसे नहीं कि हम एलिमेंट कर रहे तो उस पर फोकस करें, तो हम कैसे ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूट अच्छे से परफॉर्म करें, इस पे हमारा ज्यादा ध्यान रहता है ओवरऑल प्लेयर। बहुत ही अच्छे से बताया, और ये आपका अनुभव है कि क्या करना चाहिए और कैसे करते हैं, और हर एक प्लेयर कम से कम डिडक्शन हो इसकी कोशिश करते रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। विनायक सर ने बताया कि एजुकेशन का डेफिनेशन, तो मैं विनायक सर के पास वापस आता हूँ कि हमने कुछ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एजुकेशन को देखना चाहिए, आपने भी कुछ बताया। तो हम लोग बात करेंगे सर, एजुकेशन में स्पीड कितना मायने रखता है, क्योंकि 90 सेकेंड्स में हमें पूरा सेट कंप्लीट करना होता है। एक मिनट के पहले उतर नहीं सकते, और डिडक्शन 90 सेकेंड्स के बाद भी होता है। तो खिलाड़ी को तो स्पीड करना, लेकिन वो एक एंगल कितना महत्वपूर्ण है एजुकेशन के हिसाब से। एग्जीक्यूशन, जो हम एग्जीक्यूशन का एवेल्यूएशन करते हैं, उसमें स्पीड खिलाड़ी को मेरे ख्याल से उतना ही रखना चाहिए कि वो स्पीड रखते हुए भी वो परफेक्शन 100% दे सके। ओनली स्पीड, उससे स्पीड है एलिमेंट्स को। नॉर्मली ऑन पोल मलखाम और 18 to 20 एलिमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन 90 सेकेंड्स। अगर कोई ज्यादा स्पीड से करे और उसका परफेक्शन नहीं होगा, ही विल बी एंटाइटल्ड फॉर डिडक्शंस। इसीलिए मेरी ये सोच है कि स्पीड उतनी ही होनी चाहिए कि उसको परफेक्शन में कोई दिक्कत ना आए, या उसमें परफेक्शन शुड नॉट गेट हार्म, कि उसको कोई धक्का ना लगे। नहीं तो अच्छा करने के बाद भी खिलाड़ी को ज्यादा डिडक्शन हो सकता है। तो एक ये मुद्दा है जो स्पीड के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि स्पीड, जैसे विनायक सर ने बोला कि एग्जीक्यूशन में इतना मायने नहीं रखता, लेकिन जितना स्पीड जरूरी है उतना तो उसको करना ही है। अगर उसको 18 से 20 एलिमेंट अगर 90 सेकेंड्स में परफॉर्म करने हैं, तो वो धीरे से करके होने वाला है नहीं। और अगर ज्यादा जल्दबाजी करेगा और फास्ट करने जाएगा तो शायद एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, या उससे गलतियां भी हो सकती है, और परफेक्शन की तो जरूरत है। लेकिन स्पीड, ये टॉपिक अगर दिमाग में रखेंगे तो परफेक्ट स्पीड होना चाहिए। हुसैन बोल्ट के स्पीड से भागने की जरूरत नहीं है, और कछुए की स्पीड में भी करेंगे तो भी चलेगा नहीं। जैसे विनायक सर ने बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में बताया कि एग्जैक्ट स्पीड जितना जरूरत है उतना अगर खिलाड़ी लेके अगर परफेक्शन देता है तो स्पीड, ये पॉइंट हम लोग डिडक्शन के बारे में नहीं बता रहा हूँ विनायक सर, लेकिन वो भी एक नजरिया स्पीड के बारे में रखना चाहिए। आपकी राय भी सही है सर विनायक सर? यस, मैं डिडक्शन की बात इसलिए की क्योंकि जो खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस करता है वो ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करने के लिए काम करता है या अपना परफॉर्मेंस देता है। तो एज अ जज के रूप में मैं उसमें क्या देखूंगा कि अगर परफेक्शन नहीं है, स्पीड ज्यादा है, तो उसका डिडक्शन तो होगा ही। तो उसके हिसाब से मैंने आपको बताया कि उसका डिडक्शन हो सकता है। इसीलिए स्पीड जो कोड ऑफ पॉइंट को एक्सपेक्टेड है उतना स्पीड अगर वो दे दे तो एक्स्ट्रा स्पीड की कोई जरूरत नहीं है। सही बात बताया सर। और विनायक सर के इस सजेशन से इतना पता चलता है कि ओवर स्पीड की जरूरत नहीं है खिलाड़ी को। स्पीड जरूरी है, लेकिन
हमें हमारे कोड में भी लिखा है, कोई भी होल्ड पार्ट में अगर खिलाड़ी जाता है तो कम से कम 2 सेकेंड तो उसको वो एलिमेंट दिखाना ही है, नहीं तो वो एलिमेंट काउंट नहीं किया जाता है। तो सिर्फ भागना नहीं, लेकिन स्पीड को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। तो डॉक्टर के गणेशन, आप ये स्पीड को किस तरह से बैलेंस करते हैं और उसके लिए आप खिलाड़ियों को किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं, उसके बारे में बताइए कि हाउ यू फोकस द स्पीड इन योर परफॉर्मेंस इन फॉर स्टूडेंट्स। Mainly we as a coach, we in one set, so we'll give a opportunity to player play the whole. So speed, I said speed is like a frequency level, pace level. Frequency level is will set the frequency level of the kids. Even one hold portion has to pace on minimum of 2 seconds. We have to hold on that. As like when Fiki, Pakifiki, the acrobatic elements, it's going to reach this 3 part, reach minimum of 12 to 13 seconds we have to complete over that all in that acrobatic elements. So in that acrobatic element we need more speed, but even that speed we have some firmness is there. Without firmness we didn't get the score. So we'll give a actual set for the students, as well as we have to detect the errors from the moves. If they're going very fast, you said Usain Bolt is moving fast, but Usain Bolt is moving fast, but his level of frequency, legs frequency is good, because after 30 meters is moving forward. That's no one has to go up to 30 meters. All are moving forward as a 20 meters. But some Usain Bolt is moving forward as a 30 meters after only going forward. So he's the golden moment of Usain Bolt. Like our Malcolm also, speed elements is like acrobatic elements. That speed elements only will get more points, as well as deduction also is there. Judges are watching how we commit the errors in our performance. Like speed is very important, but frequency level is we have to set. That's my point of view. That's your point of view, and that's exactly correct point of view, Dr. Ganesh. But मुझे लगता है कि ये सब चीजें दिमाग में रखनी चाहिए। और आपने जिस तरह से बताया कि एक्रोबेटिक्स एलिमेंट में हम लोग स्पीड ले सकते हैं, और लेकिन जहां जहां पे कुछ प्रेस एलिमेंट है, जैसे शोल्डर प्लैंक है, हाथाता फरारा है, तो उस फरारा में जाना आना, उसका भी उसकी भी एक गति होती है, उसका भी एक स्पीड होता है, और वो भी थोड़ा सा नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोई खिलाड़ी बहुत एफर्ट्स लेके जा रहा है और उसकी गति धीमी है, और एलिमेंट उसने अच्छे से बताया, तो उस एक एलिमेंट में जाना आना, ये भी चीज, और एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाना, ये सब स्पीड अंडर ही हम लोग काउंट करते हैं। विनायक सर, आपको इसमें आपकी की कुछ राय जोड़नी है तो आप बता सकते हैं। अभी गणेश जी की बात सुनकर मुझे और एक चीज बताने का मेरा मन कर रहा है कि हमारा जो कोड ऑफ पॉइंट है वो खिलाड़ी से एक्सपेक्ट करता है कि वो 10 से 12 डिफिकल्टीज करे, और वो 10 से 12 डिफिकल्टीज को कनेक्ट करने के लिए जो इंटरमीडिएट जो एलिमेंट्स होते हैं वो मिला के मेरे हिसाब से अनुभव से 20 या 22 एलिमेंट्स होते हैं। तो खिलाड़ी को 20-22 एलिमेंट्स तक रुक कर उसकी परफेक्शन पे उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये मेरी सोच है। सिर्फ वो 25 एलिमेंट करेंगे खिलाड़ी तो उनको उसका कोई ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला नहीं। स्पीड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, विनायक सर ने बताया, डॉक्टर के गणेश ने भी बताया कि स्पीड कितना मायने रखता है, डिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस अपने आंखों में आना चाहिए। और हमारे साथ वो चैंपियन बेटा है, तो दीपक, मुझे यही क्वेश्चन आपको भी पूछना है। आपका मैंने सेट देखा हुआ है, तो आप स्पीड को कितना इंपॉर्टेंट देते हैं और उसके लिए आप क्या करते हो, उसको बैलेंस किस तरह से करते हो? जैसे कि स्पीड के बारे में हम कहे तो आई थिंक कि स्पीड और परफेक्शन, एग्जीक्यूशन, इन दोनों का भी परफॉर्मेंस में बैलेंस होना चाहिए।
ऐसे नहीं होना चाहिए कि स्पीड के चक्कर में हम लोग एग्जीक्यूशन ऑफ परफेक्शन भूल जाए। बहुत टाइम ऐसे होता है कि दोनों भी हम इक्वली सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो जैसे राजमाचिकर सर ने कहा कि आपकी जितनी कैपेबिलिटी है कि हाँ आप 22 एलिमेंट कर सकते हो, बट विथ परफेक्शन, कि वो परफेक्शन सस्टेन करके आप कर सकते हो, तो उतना ही करना चाहिए अपनी कैपेसिटी के ऊपर से। जैसे हम प्लेयर्स की एक स्ट्रेटेजी होती है, हर एक कोच की उसके पीछे गाइड करते हैं। जैसे मैं खुद जब परफॉर्म करता हूँ तो हर एक एलिमेंट में ऐसे सोचता हूँ कि 3 सेकंड मिनिमम होल्ड करूँ। मतलब फॉर एग्जांपल शोल्डर फ्लैंक किया तो मैं मन में काउंट करता हूँ 1 2 3। तो उस हिसाब से हम चलते हैं, हमारा कैलकुलेशन होता है स्पीड का कि हमें इतने सेकेंड्स में ऊपर जाना ही है। तो उसके साथ हम लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि हमें परफेक्शन भी देना है। तो दोनों का हम बैलेंस करते हैं, परफेक्शन और स्पीड का। और जैसे कहते हैं कि परफेक्शन करते करते ट्रांजैक्शन वाइज जो एलिमेंट होते हैं उनमें भी कभी कभी थोड़ा सा हम लोग मिसमैच होता है। तो कभी कभी जो प्लेयर्स है उनको वो बात समझ में आती है कि थोड़ा मेरा यहाँ पे मिस्टेक्स हो गया। तो हम ज्यादा से ज्यादा हमारा जितना कैपेसिटी है हर एक प्लेयर का उतना ट्राई करते हैं कि अच्छे से अच्छे एग्जीक्यूट करें। बहुत ही अच्छे से बताया दीपक, और यही अच्छे खिलाड़ी का लक्षण होता है कि आज नजरिया होता है कि आज शुरुआत में जब भी खिलाड़ी शुरुआत करता है, एलिमेंट सीखता है, तभी वो एजुकेशन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। शायद इसमें डॉक्टर के गणेश भी एग्री हो जाएंगे। जब भी सिखाते तभी शादी उड़ी सिखाना या कोई भी एलिमेंट सिखाता है वो बच्चे खिलाड़ी को आना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वो खिलाड़ी सीखता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, तभी हम लोग उसके स्पीड के बारे में, फिर एग्जीक्यूशन के बारे में, फिर हाथ ऐसे ही होना चाहिए, फिर वो इतने सेकंड में वो एलिमेंट आना ही चाहिए, तो धीरे धीरे होता है। लेकिन यही सोच खिलाड़ियों, कोई कोच के और जजेस को भी बताना चाहता हूँ कि ये भी एक नजरिया रखना एजुकेशन के बारे में जरूरी है, ऐसे हमें लगता है। सभी ने अभी स्पीड के बारे में जानकारी ले ली है। ये सब हम लोग देख रहे हैं कि एजुकेशन में ये सब चीजें के बारे में भी सोचना और इनको देखना जरूरी है। सेकेंड टॉपिक में हम लोग जाते हैं एम्पलीट्यूड। तो सर विनायक सर, आपको रिक्वेस्ट है कि एम्पलीट्यूड के बारे में बताइए कि क्या एम्पलीट्यूड मतलब क्या है, क्या देखना चाहिए एम्पलीट्यूड में। एम्पलीट्यूड की मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन है कि एग्जीक्यूशन ऑफ एलिमेंट टू इट्स मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, यानी जहां पे ट्विस्टिंग मूवमेंट्स है वहां पे आपका वेस्ट ट्विस्ट, पैरों का ट्विस्ट, हाथों का ट्विस्ट, वो जितना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आदमी कर सकता है उतना पूरा ट्विस्टिंग होना चाहिए। जहां पे कैचेस है तो कैचेस के लिए पोल मलखाम या हैंगिंग मलखाम पे एक ऐसी चीज आनी चाहिए कि एक फॉर अ मोमेंट you are away from the apparatus and then you are catching the element. तीसरी बात जो एम्पलीट्यूड के बारे में मैं बोल सकता हूँ, वो मैं सिंपल एग्जांपल बहुत सारे लोगों को देता हूँ जो मुझे सही लगता है कि पोल मलखाम क्या, अगर बैक समरसॉल्ट लैंडिंग करना है तो जब भी खिलाड़ी बैक समरसॉल्ट पूरा करता है तो उसका पूरा होने की जो हाइट है वो मलखाम की जितनी होनी चाहिए, और मलखाम की जितनी लंबाई है उतनी उसकी सिर्फ जंप होनी चाहिए, तभी उसको एम्पलीट्यूड हम कह सकते हैं। ऐसी मेरी सोच है। बहुत ही अच्छे से बताया विनायक सर, और आपकी सोच में मैं सहमत हूँ, और आपने बहुत ही अच्छे से और सिंपल भाषा में एम्पलीट्यूड का मतलब बताया। वर्ड शायद बहुत लोग आज पहली बार सुन रहे कि ये क्या है। तो विनायक सर ने भी कुछ एग्जांपल दिए, मैं भी इसमें कुछ मेरे अनुभव से कुछ एग्जांपल जोड़ना चाहता हूँ कि किसी की कोई खड़ी जाप कर रहा है तो कोई बैठ के खड़ी जाप कर रहा है, कोई जंप करके खड़ी जाप कर रहा है। तो जो जंप करता है मलखाम से ऊपर जाके कैच करता है और पकड़ता है तो उसकी एम्पलीट्यूड थोड़ी ज्यादा है। तो ये थोड़ा नजरिया रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम सोचते हैं, ऐसे हमारा मानना है। तो ये देखो लोग कि इसने भी खड़ी जाप की है, उसने भी की है, या विनायक सर ने जिस तरह से ट्विस्टिंग है या फ्लेक्सिबिलिटी है, रेंज ऑफ मूवमेंट जितनी अच्छी हो सकती है एलिमेंट में, तो खिलाड़ी अगर वो प्रेजेंट करेगा तो एम्पलीट्यूड खिलाड़ी का अच्छा है और बेहतर है, ये हम लोग बोल सकते हैं। डॉक्टर के गणेशन, आपको मुझे इसी को मुद्दे को लेके, इसी पॉइंट को लेके पूछना है कि एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए खिलाड़ी का एम्पलीट्यूड अच्छा होना चाहिए, पर वो बढ़ाने के लिए एज ए कोच आप
क्या करते हैं और क्या करना चाहिए कोचेस ने? In my coach point of view, amplitude is a very important part of every player's dismounts and everything. Amplitude is much important because I want to say one name of a player. May I say? Yes, Abhishek Deval. अभिषेक देवल का वीरभद्रासन कैच, टी-शर्ट कैच में, its amplitude level is high. I'm also doing that same Veerabhadrasan catch, but my amplitude level is not like that good. So that's already judge said that level of confidence is high, the amplitude level also high. Even that French somersault catches, the height of amplitude is very important. The degree and the perfection of body movement and extension of body, hands and legs, that's called as we will find like amplitude. In somersault also, in dismount, my dear friend Kalpesh Jadhav said did one handstand and somersault. That amplitude level is good, then only he can manage to land on the floor. If it's not good, it's not away from the pole, it's not away from the what I'm saying, one object, he can't able to land on the flow, otherwise he slips somewhere. So that amplitude is very important one, and in coach point of view, we have to give a more explosive types of exercises for amplitude, because then only he can reach high, then only he can move forward, then only he can do everything in a right way. This is my point. बहुत ही अच्छे से बताया गणेश, डॉक्टर गणेश। तो एम्पलीट्यूड में जिस तरह से उन्होंने अभिषेक का उदाहरण दिया है और जिस तरह से कल्पेश का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि हैंडस्टैंड पुश बैक उसने कल्पेश ने प्रेजेंट किया, बहुत जन अभी करते भी है। और ऐसे नहीं कि उसने समोसॉल्ट कर कोई अभी समोसॉल्ट करते हैं और पैर पे खड़े हो जाते हैं, लैंडिंग अच्छा हो जाता है, हिलता भी नहीं है वो। लेकिन फ्रंट समोसॉल्ट का मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। बहुत खिलाड़ी फ्रंट समोसॉल्ट के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन उनका बॉडी बैलेंस आगे जाता और फिर लोग फ्रंट समोसॉल्ट करते हैं। तो ऑफ बैलेंस में फ्रंट समोसॉल्ट करना और एक्चुअली खड़े होकर टेक ऑफ लेके फ्रंट समोसॉल्ट करना, फ्रंट समोसॉल्ट सेम है, लेकिन उसकी एम्पलीट्यूड कितनी सही है वो भी हमें देखना जरूरी है। और यही इस माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये पॉइंट्स नोट डाउन करो कि ये बहुत ही अच्छे से अगर हम लोग नजरिया रखेंगे एज अ कोच पॉइंट ऑफ व्यू, जजेस पॉइंट ऑफ व्यू, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमारे खिलाड़ियों का एजुकेशन में बहुत ही अच्छा होगा। थर्ड पॉइंट है, मैं डायरेक्ट दीपक के पास जाता हूँ कि सबको पता है रिस्क, तो उसके बारे में आप दीपक बताइए, क्योंकि आपका एक एलिमेंट था मैंने देखा हुआ लास्ट गोवा नेशनल्स में, आप हैंडस्टैंड से सीधा शोल्डर प्लैंक पे आते थे, हैंडस्टैंड टू खांदा फरारा, तो वो एक एलिमेंट था जो बहुत रिस्की था और मुझे लगता है कि उसमें आपको इंजरी भी आई होगी। मैंने आपको शोल्डर में प्लेट और टेप्स देखे थे, तो रिस्क के बारे में एजुकेशन में कितना इम्पोर्टेंट है आपके नजरिए से, उसके बारे में बताइए। रिस्क के बारे में कहने गए तो मतलब हैंडस्टैंड टू शोल्डर प्लैंक जो एलिमेंट है डिफिकल्ट है, उसका प्रोसेस थोड़ा बेसिक से स्टार्ट किया ताकि मुझे भी समझ में आए कि उसको मैं रिस्क से ज्यादा कैसे मुझे बचाऊं, तो वो अच्छे से एग्जीक्यूट कैसे करूं, अच्छे से डिग्री ऑफ डिफिकल्टी लेवल उसमें और कैसे दिखाऊं विद एग्जीक्यूशन, कि कैसे अच्छे से करूं। और दूसरा पार्ट है जो मैं हैंगिंग पे कंटिन्यू पास भी करता हूँ, लाइक पैर का बंदरी टू पैर का फरा टू घोड़ा फरा टू साइड प्लैंक, और फिर से अप होके दूसरा वाला साइड प्लैंक। तो उसमें भी बहुत पावर लगता है, जब हम कॉम्बिनेशन के बाद वो करते हैं तो बहुत ही पावर लगता है, बट वो भी एक रिस्क फैक्टर है, उसमें भी मैं एक बार गिरा हूँ करते करते, बट एक कह सकते हैं कि वो करने के लिए बहुत से मतलब प्रैक्टिस करना पड़ता है प्लेयर्स को रिस्क एलिमेंट्स करने के लिए। और अभी के जनरेशन में, अभी के परफॉर्मेंस में हम कह सकते हैं कि जितना हम डिफिकल्ट लेवल पे जाए तो ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स फोकस होते हैं
आप देख सकते हो कि इंडिया में कई ऐसे प्लेयर्स है, उनके खुद के एलिमेंट्स है। अभी गणेश सर ने जो नाम लिया है वो तो है ही, बट अपकमिंग जनरेशन से जो प्लेयर है वो भी अपनी खुद की पहचान एक एक एलिमेंट से बना रहे हैं। तो रिस्क फैक्टर अभी के लिए बहुत मैटर करता है, और उसका रीजन भी है जो प्रोडक्ट पॉइंट चेंज हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं प्लेयर्स को बूस्ट करता है। क्योंकि मैंने जो शोल्डर प्लैंक, हैंडस्टैंड टू शोल्डर प्लैंक किया, वो इसी का रीजन है कि जो ओरिजिनलिटी, ये जो थिंकिंग आया है, तो हम प्लेयर्स बहुत मोटिवेट होते हैं। तो हमें ऐसे लगता है कि हम अगर सबके सामने आए तो क्या यूनिक लेके आए, क्या रिस्क फैक्टर लेके आए, जैसे हम सब अट्रैक्शन में, सबके अट्रैक्शन में आ जाए फिर। तो जैसे मैंने जो एलिमेंट किया, तो मैंने हैंगिंग पे भी ट्राई करना शुरू किया कि हम नया रिकॉर्ड हैंगिंग पे कैसे कर सकते हैं, कंटिन्यू पास किया। आई गेस मेरे हिसाब से किसी प्लेयर ने किया नहीं रहेगा अभी तक वो, बट वो करने में एक अलग सा फील होता है, हमें बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं हम कि हमारे परफॉर्मेंस में कुछ यूनिक लेवल होता है। तो रिस्क भी होता है, मजा आता है थोड़ा, और इसी से कहते हैं ना, हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है परफॉर्मेंस में, क्योंकि हम थोड़ा अलग लेवल पे जाके करने की ट्राई करते हैं। सही बताया। और दीपक, आप बताते ना बहुत चीज़ों का आप उल्लेख कर, उसका भी जिक्र आपने कर लिया। जैसे कि आपने ओरिजिनलिटी का जिक्र कर दिया, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी का जिक्र कर दिया, और रिस्क खिलाड़ी को मलखाम में है ही कि अपना खेल ही ऐसा है कि उसमें थोड़ा रिस्क है, वो सिंपल एलिमेंट रहे या वो डिफिकल्ट एलिमेंट रहे, रिस्क है। लेकिन अभी के एज पर न्यू कोड के हिसाब से अगर हम लोग थोड़े रिस्की एलिमेंट आसानी से कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि उसका उस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस के ऊपर जरूर असर होगा। मैं राजमाचिकर सर के पास आता हूँ इसी विषय को लेके। सर, रिस्क के बारे में मैं अभी दीपक से बातचीत की। दीपक ने अपने 5 सी पार्ट के बारे में जिक्र किया, उसके इंजरी के बारे में बताया, एक हैंडस्टैंड टू शोल्डर प्लैंक ये बताया। लेकिन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी में दिया ऐसे कुछ दिया नहीं, अपने कोड में नहीं ऐसे लिखा है कि रिस्क एलिमेंट को कुछ ग्रेस मार्क होना चाहिए। एक सी पार्ट है, 5 बी पार्ट है, 4 ए पार्ट हमने डीडी कर लिया, कॉम्बिनेशन कर लिया। और सिंपल एलिमेंट में भी उसने अच्छा एजुकेशन दिखाया, मतलब क्लियर जो एलिमेंट अगर वो करता है तो रिस्की एलिमेंट जो खिलाड़ी करते हैं, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि द्रोणासन फुलटन भी लोग करते हैं मलखाम पे, और सी पार्ट का डिसमाउंट करके उसको सी पार्ट कंसीडर होता है, और जो ऊपर 9 फीट के ऊपर से समरसॉल्ट करते हैं वो भी सी पार्ट है। तो ये रिस्क फैक्टर कितना मायने रखता है एज जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, आप बताएंगे सर? यस, अनफॉर्चुनेटली अंदाजन 7 से 8 साल पहले तक रिस्क, ओरिजिनलिटी एंड वर्चुअसिटी ऐसे 3 बोनस पॉइंट्स खिलाड़ी को मिला करते थे। यानी अगर खिलाड़ी कोई ओरिजिनलिटी, उसके खुद का कोई नया एलिमेंट इनोवेटेड करेगा तो उसको 0.2 मिलते थे। कोई रिस्क वाला एलिमेंट करेगा जिसमें बहुत सारी रिस्क कवर है, ऐसा एलिमेंट करेगा तो उसको 0.2 मिलते थे, और वर्चुअसिटी को 0.2 मिलते थे। लेकिन पिछले 5-6 साल से सिर्फ ओरिजिनलिटी के 0.2 मिलते हैं, रिस्क के पॉइंट आजकल खिलाड़ी को नहीं मिलते। इसीलिए मेरी ये राय है या अनुभव है या मुझे ऐसा लगता है कि खिलाड़ी को रिस्क उतनी ही लेनी चाहिए जिस रिस्क पे वो कंपटीशन पर कॉन्फिडेंट हो। क्योंकि उसको कोई रिस्की एलिमेंट या रिस्क लेके कोई एलिमेंट करेगा तो उसका कोई फायदा, एडिशनल बेनिफिट आजकल के कोड के हिसाब से उसको मिलता नहीं। और जज इसको, अगर कोई रिस्क एलिमेंट को अच्छी तरह से निभाता है तो उसके लिए जज के पास कोई प्रावधान नहीं है कि वो खिलाड़ी को कुछ ज्यादा उसको कंसिडर करे, उसका इवेल्युएशन में कुछ ज्यादा उसको पॉइंट्स दे दे। इसीलिए मेरी सभी खिलाड़ियों को यही कहना है या मेरी सोच है कि आप रिस्की एलिमेंट इतना ही करें जो आप कॉन्फिडेंटली कर पाओ, नहीं तो इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट डोंट गो फॉर रिस्की एलिमेंट इन कॉम्पिटिशंस। यस सर, ये तो आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि रिस्की एलिमेंट, मैंने जिस तरह से बताया कि रिस्क है मलखाम में क्योंकि खेल ही अपना ऐसा है, तो रिस्क एलिमेंट इतना ही करो जितना आप कॉन्फिडेंटली कर सकते हो और अच्छे से कर सकते हो। अगर वो कॉन्फिडेंटली अगर आपने अच्छे से किया, लेकिन इसमें आपने एम्पलीट्यूड के बारे में नहीं सोचा या फिर परफेक्शन के बारे में नहीं सोचा, ये सब चीज़ अगर आपने एलिमेंट में हम लोग नहीं बता पाएंगे तो रिस्क लेने में भी ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं है। लेकिन ये नज़रिया रखना जरूरी है कि रिस्क ये फैक्टर भी एग्जीक्यूशन में है।
ये सर कोड ऑफ पॉइंट में ऐसी कुछ सुविधा नहीं है कि अगर कोई डबल बैक मारता है तो उसको कुछ बोनस पॉइंट मिले। लेकिन सर मैं अभी आपने जिक्र किया है, ये टॉपिक में थोड़ा बाद में लेने वाला था, लेकिन आपने आरओवी का यहाँ पे अभी जिक्र किया, और आरओवी के आपने आर फॉर रिस्क, ओ फॉर ओरिजिनलिटी और वी फॉर वर्चुअसिटी। तो वर्चुअसिटी के बारे में सर बताइए ना, क्या वर्चुअसिटी मतलब क्या, वो वर्ड क्यों आया था, और वी का हम लोग किस तरह से देखना चाहिए। अभी के कोड में नहीं है, लेकिन अभी टॉपिक आया है तो जो नहीं खेलते थे उस वक्त में, तो उनको भी पता चले। मेरे ख्याल वर्चुअसिटी इज सच अ एलिमेंट दैट यू आर नेवर एक्सपेक्टेड। यानी इतना अच्छा आप परफॉर्म करो, यानी फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, अगर आप पोल मलखाम पे फ्रंट समरसॉल्ट कैच कर रहे हो, तो आपकी जितनी हाइट है, तो आपका जो गर्दन है उसी ऊंचाई पे अगर आप उसको पूरा अच्छा टक लेके आप उसको कैच कर सको विदाउट एनी स्लीपिंग और स्लीपरेज, तो दैट इज कॉल्ड वर्चुअसिटी। जैसे अभी इन्होंने कहा कि अभिषेक देवल का खड़ीजाप जो एलिमेंट था, दैट इज एक्चुअली वर्चुअसिटी एंड ही इज एंटाइटल्ड फॉर .2। अगर अभिषेक देवल के समय मैं वहां पे जजिंग होता तो मैं उनको पक्का .2 वर्चुअसिटी का दे देता खड़ीजाप कैच के लिए। दैट इज कॉल्ड वर्चुअसिटी। सेम जो एम्पलीट्यूड है, एग्जीक्यूशन ऑफ एलिमेंट टू इट्स मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट विथ स्मूथनेस, यानी वो लड़का खिलाड़ी कर भी रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, और उसके लिए उसको ज्यादा कोशिश भी नहीं लेना पड़ रहा है या ज्यादा कष्ट भी नहीं लेना पड़ रहा है। ऐसा जो एलिमेंट होता है उसको मेरे ख्याल से वर्चुअसिटी कहना चाहिए। और एम्पलीट्यूड के बारे में हमने पहले जिक्र किया था, दैट इज फॉर ओवरऑल होल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स, बट वर्चुअसिटी आई थिंक इट शुड बी फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट, क्योंकि हर एक एलिमेंट उतने क्या बोलते हैं एक्यूरेसी या उतने फ्लाइट, उतने हाइट, उतने ताकत से नहीं होता है। सो वर्चुअसिटी इज लिमिटेड टू 1 or 2 एलिमेंट्स इन total presentation, and amplitude is expected for each and every element. That is the difference between amplitude and virtuosity. Virtuosity is something different, something better than amplitude. That is what I feel. बहुत ही सही बताया सर। और एम्पलीट्यूड और वर्चुअसिटी, जैसे आरओवी, मतलब तभी ऐसे होता था कि किसी ने अगर नया एलिमेंट अगर बताता है तो टेक्निकल कमिटी उस एलिमेंट को देखते थे कि ये सही में ओरिजिनल है क्या। उसके बाद में देखते थे कि अगर उसमें रिस्क है तो रिस्क का उसको 0.20 मिलता था, ये तो 0.4 हो गया। लेकिन वर्चुअसिटी अगर है तो ही उसको 0.20 मिला के उसको 0.60 उसको आरओवी के पूरे मिलते थे, नहीं तो नहीं मिलते थे, नहीं तो सिर्फ ओरिजिनलिटी के मिलते थे। मैं सही बोल रहा हूँ विनायक सर? ये ऐसे ही था? यस सर, तो ऐसा ही था। जब टेक्निकल कमिटी यूज्ड टू अप्रूव रिस्क एंड ओरिजिनलिटी एलिमेंट, as far as virtuosity is concerned, there was no such rule. It was up to the judges or panel of judges that they have to decide whether to apply virtuosity, whether to award .2 for virtuosity or not. And unfortunately, जब मैं भी जजिंग करता था शुरू में, जब वर्चुअसिटी वहां पे कोड ऑफ पॉइंट में प्रावधान था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक मुझे याद नहीं है कि कभी किसी खिलाड़ी को .2 वर्चुअसिटी के मिल गए या जजेस पैनल ने उसको दिया है। सो दैट वाज फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, इट वाज अनफॉर्चुनेट दैट वर्चुअसिटी वाज नेवर बीन अवॉर्डेड और नेवर हैज बीन कंसीडर्ड। हार्डली एक बार या 2 बार उसको कंसीडर किया होगा। सही बात है सर, क्योंकि वो एलिमेंट भी ओरिजिनल एलिमेंट होता है तो शायद उसको उस लेवल में करने को वक्त भी लगेगा और नए तरह से परफॉर्म करते वक्त उस खिलाड़ी को दिक्कतें भी जाती होगी। बहुत ही अच्छे से आपने इसको ब्रीफ किया सर। अभी हम लोग जाते हैं अगले पॉइंट पे। जिस तरह से हमने 3 पॉइंट पे पहले जिक्र कर लिया है, मैं इस पॉइंट को मैं डॉक्टर के गणेश आपको पूछना चाहता हूँ कि जो चौथा पॉइंट है परफेक्शन, तो परफेक्शन के बारे में एज अ कोच आपकी राय क्या है कि क्या परफेक्शन मतलब क्या 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 आप दिखाना चाहते हो जजेस को? Okay, we'll give a skill to the players. First of all, we'll give more skills to the players from the beginning. So we'll train the students from the beginning itself. So we need, as said, amplitude and that virtuosity. Virtuosity means breathtaking events. That and all we have to give
players to the beginners level. We are not give that much risky factors, but we'll give some kind of risk factors to the beginners level. So even beginners level itself, they have to know what we have to do in the higher level performance. So future performance, we need they know very well know about the future performance. So even Vinayak Machikar sir sitting over that judging panel, I think so some of people are scared because he's judging. Yes, I'm also scared. He's judging like that. So Vinayak sir is there, he give marks or not. So we want to do very perfect manner. You have to know the perfect. So before that we have to do in a right manner. Here in competition period, definitely we have to our presentation is good. I think I am away from that subject. Yes. So breathtaking events and every skills, we need a perfection. The presentation is always perfect. That's I already said that firmness. Firmness is extension of arms and extension of their legs and degree of their movements. Everything should be perfect. Then only judges will give a marks to us. Already we inject to the kids. See, lot of judges are there, so they not give a marks to you. They deduct marks from you. I said like that only. They deduct marks from you. So whenever you say perfect, they simply open their pen. If you are doing some errors, their pen on the board, on the paper. So your performance is looking like a wow, only pen and paper and watching you like this. Otherwise they are down, so your marks will going down. So your performance is like as like that only I am giving coaching to my students. Then only they will get gold medals in nationals. Yeah, you are right, Ganesh. मैं जिक्र करना चाहूंगा कि विनायक सर को हम लोगों ने क्यों बुलाया. इसका जवाब तो गणेश ने बता दिया कि सब लोग डरते थे उनके, और वो डर के वजह से उस खिलाड़ी के अंदर से परफेक्शन आ जाता है, क्योंकि उनको पता है कि ये आदमी सही जजिंग करता है. अगर परफेक्शन में बताया तो हमें हमारे हक के मार्क्स मिलेंगे. और जिस तरह से आपने बताया कि जजेस मार्क्स देने के लिए बैठे हैं कि काटने के लिए बैठे हैं, तो ये टॉपिक अभी आपने छेड़ ही दिया है, तो मैं विनायक सर को इसमें वापस आमंत्रित करना चाहता हूँ कि एजुकेशन के मार्क्स 4.40 है, और 4.40 में खिलाड़ी को हम लोग एजुकेशन से मार्क्स देते हैं, पर उसकी गलतियां जो होती है वो हम लोग देखते हैं, क्योंकि गलतियां करते हैं तो उसको पनिशमेंट तो मिलेगा, तो कट होगा. जिस तरह से गलती है, गिर गया तो 0.50 मार्क्स कट जाते हैं. गला तो काटते नहीं है, उससे ज्यादा काटे भी नहीं सकते जो रूल में दिखा है. लेकिन उसके साथ अगर खिलाड़ी कोई अच्छा करता है ये सब चीज में, तो देने का कुछ प्रोविजन कोड में कुछ है सर? नहीं, अनफॉर्चुनेटली जो हमारा कोड बताता है एग्जीक्यूशन 4.4 पॉइंट्स, तो उसमें सिर्फ डिडक्शंस ही है. जज हैज टू ऑब्जर्व द डिडक्शंस, क्योंकि एग्जीक्यूशन में सब प्रावधान दिए हैं कि टेक्निक कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम रेंज ऑफ एलिमेंट, एम्पलीट्यूड होनी चाहिए. लेकिन एक्चुअली 4 पॉइंट इट्स अ सेपरेट डिबेट कि कोड ऑफ पॉइंट में क्या एक्सपेक्टेड है, वो हर एक की अपनी अपनी राय हो सकती है. लेकिन आज जो कोड वर्तमान में जिस पर हम सब लोग काम करते हैं, तो उसमें डिडक्शंस के ऊपर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है. खिलाड़ी क्या क्या गलती करता है उसके हिसाब से 0.1 to 5.5 is a range of deductions, and there is no specific value for amplitude. There is no specific value कि उसका perfection है तो हम उसको 0.1 दे नहीं सकते. That is the present क्या बोलते हैं उसको, आजकल के कोड में वही व्यवस्था नहीं है कि सिर्फ खिलाड़ी के जो माइनर, मेजर या जो हेल्प लेता है या जो डिडक्शंस है वही एग्जीक्यूशन से कट होते हैं. एंड समटाइम्स खिलाड़ी को उसका जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, क्योंकि वो अच्छा करता है लेकिन 1-2 एलिमेंट्स गलत हो गए, तो अच्छा करने के लिए हम उसको कुछ दे नहीं पाते,
लेकिन जो गलत कर रहा है उसका डिडक्शन हमें करना ही पड़ता है। एक्चुअली दैट इज, ये थोड़ी सी दिक्कत उसमें है सर। हमारा सभी का यहाँ पे किसी को भी कोड ऑफ पॉइंट को छेड़ना या कोड ऑफ पॉइंट के बाहर बात करना नहीं है, लेकिन एक नजरिया, एक हम लोग ऐसे अगर सोचते हैं, क्योंकि मलखाम कट्टा के प्लेटफॉर्म पे अलग सोच लेके ही हम लोग सब बैठने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा सबका एक ही लक्ष्य है, मलखाम का विकास। तो सर ऐसे आप इतने अनुभवी है, तो ऐसे कभी ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे लगता है कि दो खिलाड़ी जैसे कंपटीशन में एक एज ग्रुप है, तो जजेस जब भी मार्क्स देते हैं तो दो खिलाड़ियों के दो बीच में शायद तुलना होती है या फिर कंपैरिजन होता है, एक बेस बैठता है, लेकिन उसके साथ जब भी जजेस मार्क्स देता है ना, तो उसके दिमाग में भी एक आइडियलिटी होती है, वो उससे माइंड से भी कंपेयर करता है कि ये ऐसे ही होना चाहिए। शायद उस दो खिलाड़ियों की या उस पर्टिकुलर लेवल की बात में चर्चा ही नहीं होती है। तो ऐसे होना चाहिए क्या सर कि जजेस बैठते वक्त उसके दिमाग से सब निकाले और जो सामने जो चल रहा है उसी को नजर में रख के मार्क्स देना चाहिए? मैं किसी को ब्लेम या ये नहीं तो करना चाहता, लेकिन मेरी बात पूरा सुनिए कि जो एग्जीक्यूशन में जो पॉइंट्स दिए हैं कोड ऑफ पॉइंट में, जैसे टेक्निक है, एम्पलीट्यूड है, प्रॉपर बॉडी पोस्चर है या कंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट है, ये जैसे अलग अलग चीजें हैं, तो अगर एग्जीक्यूशन में दो पार्ट हो जाते, वन फॉर डिडक्शन एंड वन फॉर अवॉर्डिंग मार्क्स, वन सेक्शन अवॉर्डिंग मार्क्स, कि अगर बॉडी पोस्चर को 0.1, 0.2, 0.3 उसमें से मुझे कितना देना है, तो इसका बॉडी पोस्चर 0.1 का है। ये प्रावधान अगर जजेस कोड में आ गया और जजेस को वो सहूलियत मिल गई, तो आज जो आप बोल रहे हैं वो दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि ये प्रावधान अभी के कोड में नहीं है। तो नेचुरली जस्ट ट्राई टू कंपेयर, इफ एनी बेटर परफॉर्मेंस इज देयर, तो वो उसको ज्यादा क्या बोलते हैं, उसको वेटेज दे देता है, और वो प्रावधान नहीं, उसीलिए वो गलती बोलिए या एक मानवता के दृष्टिकोण से कि इस लड़के ने अच्छा किया है तो उसको ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए, एंड नेचुरली इट हैपेंस, मींस इट इज माय एक्सपीरियंस, आई विल नॉट डिनाई। लेकिन अभी जो प्रावधान है वो इतना ही है कि लड़के का एग्जीक्यूशन में से गलतियां निकालो और उतना कट करो, कुछ दे दो, ऐसा प्रावधान अभी नहीं है। और मेरे ख्याल से वो दो टुकड़े में होना चाहिए, एक देने की बात और एक काटने की बात। यही टॉपिक मैं भी बताने की कोशिश करने वाला था, लेकिन आपने ही बता दिया, तो अभी मैं थोड़ा सा और प्राउड फील हो रहा हूँ कि हमारी सोच मिलती है। और आपने भी बताया, ये अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में अगर होगा ना सर, अगर आपकी बात किसी ने सुन ली और सच्ची में आगे जाके ये कोड में बदलाव लाए, तो खिलाड़ियों को बहुत ही बेनिफिट मिलता है। ये खेल किसके लिए? खिलाड़ियों के लिए तो है। अगर खिलाड़ी के बारे में थोड़ा सोचना चालू करेंगे, और डॉक्टर को अगर डॉक्टर के गणेशन और जैसे आप जैसे जजेस है, तो ये जजेस करके बैठना चाहिए। डॉक्टर करके बैठेंगे और सब काटा काटी करेंगे तो सर कैसे चलेगा? थोड़ा सा देना भी तो चाहिए दिल खोल के। तो इसके बारे में सर, ये आपका पॉइंट मैं हाईलाइट करके रखूंगा और सबको बताऊंगा बार बार ये सत्र के एंड में भी, कि जजेस को भी एक प्रोविजन देना चाहिए, भले हाफ मार्क्स का हो, 1 मार्क्स का हो, कि ये इसका एलिमेंट ये बेस्ट था, इसका हैंडस्टैंड बेस्ट था, इसका मार्क्स इसको मिलना चाहिए। तो हमारे जो पॉइंट है, स्पीड है या एम्पलीट्यूड है, तो ये सब चीजें को लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट लेंगे, और तभी एक सत्र की हम लोग कर रहे हैं, ये हमें लगता है कि ये सक्सेस हो जाएगा। और इसके बाद मैं दीपक शिंदे आपके पास आता हूँ। जो हमारा लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट सबको पता है, हार्मनी मतलब लय है, रिदम है, और वो मलखाम में बहुत ही मायने रखता है। तो उसके बारे में आप किस तरह से फोकस करते हैं, हार्मनी कैसे संभालते हैं आपके सेट में? अच्छा पॉइंट है एक्चुअली। इसके लिए, हार्मनी के लिए हमें एलिमेंट्स को बहुत, रिदम जो है परफॉर्मेंस का, उसके लिए बहुत सोचना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है ना, परफॉर्मेंस हम बिठाते तो है, बट वो एलिमेंट्स को रिदम में लाना, वो परफॉर्मेंस को रिदम में लाना, वो हमें हमारे एक प्लेयर के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसके ऊपर से ही जजेस का मूड ऑफ स्विंग होता है। बहुत बार हमने ऐसे देखा है, क्योंकि हम जब परफॉर्म करते हैं तो हम जजेस से रिव्यू भी लेते हैं कि सर हमारा परफॉर्मेंस कैसे होता है। तो जनरली हमें ऐसे सुनने आता है कि अरे इस एलिमेंट के बाद ये एलिमेंट नहीं होना चाहिए था, ये एलिमेंट होना चाहिए था, दूसरा एलिमेंट होना चाहिए था। तो तभी हमें जाके भी समझ में आता है कि 4 जजेस से 4 पॉइंट ऑफ व्यू से कि रिदम
कितना इम्पोर्टेंट होता है परफॉर्मेंस में। जैसे हम परफेक्शन, एग्जीक्यूशन ये तो है ही, बट एक पॉजिटिव साइड है। जितना हम अच्छा रिदम दे उतना हमारा इंप्रेशन परफॉर्मेंस का और अच्छे से ग्रो होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर पाते हैं, बट क्या होता है ना, एलिमेंट्स का थोड़ा सा सीक्वेंस में गड़बड़ होता है, तो उसी के वजह से हमारे मार्क्स में कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है, और टाइमिंग्स में कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है, स्पीड में कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। तो उसके वजह से हमें जो प्रॉपर ट्रांजैक्शन है वो हमें मिलता नहीं कहाँ ना कहीं। तो हम उसी के लिए रिदम पे फोकस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और स्टार्ट टू एंड एक ही रिदम कैसे बनाए रखे। फॉर एग्जांपल हम जब परफॉर्मेंस स्टार्ट नीचे से करते हैं तो एक बार हम ऊपर जाते हैं, फिर से कैच या कुछ रहता है एलिमेंट करके नीचे आते हैं। जनरली ऐसे प्लेयर्स का सभी परफॉर्मेंस होता है। फिर उसके बाद हम सेकेंड टाइम डिस्माउंट के लिए जाते हैं, जो कि हम फिनिश करने के लिए जाते हैं। तो जनरली अभी के जो प्लेयर है उनका रिदम ऐसे ही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे हम इजी वे से जाए और इजी रिदम से जाए और एग्जीक्यूट अच्छे से करें, ताकि जजेस को भी देखने में और अच्छा लगे। बहुत ही अच्छे से बताया दीपक, और ये सब आज खिलाड़ियों ने सुनना चाहिए कि जिस तरह से आज दीपक हमसे बात कर रहा है और उसका अनुभव हमारे साथ शेयर कर रहा है। ये अप डाउन हमारे मलखाम के ऊपर तो हमें करना ही है। ऐसे कुछ रूल में लिखा नहीं है कि हमें टॉप के ऊपर 2 बार जाना है, 3 बार जाना है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। आप एक बार जाओ या मत जाओ, ऐसा कुछ मैंने देखा है। बहुत सारे लोग ऊपर जाते भी नहीं है, तो उसके मार्क्स एजुकेशन पे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता। लेकिन बताना ऐसा है कि ये इसमें आप खुद की रिदम, खुद की लय, हार्मनी किस तरह से संभालते हैं, तो ये दिखाने की बात है, आप किस तरह से दिखाते हो। और दीपक ने अच्छे से हमें बताया। लेकिन एज अ जज पॉइंट ऑफ व्यू विनायक सर, मुझे आपको पूछना है, आप एजुकेशन में हार्मनी को किस नजरिए से देखते हैं? हार्मनी मतलब एग्जैक्ट क्या आप चाहते हो? एक्चुअली हार्मनी के बारे में मैं ये कहूंगा कि हम जब जजिंग करते हैं तो हम 2-3 चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं कि पूरे एपरेटस का इस्तेमाल हुआ या नहीं। दूसरा, नंबर ऑफ एलिमेंट में जो कनेक्टिंग एलिमेंट है वो कम से कम रिपीट हो रहे हैं क्या, क्योंकि दसरंग इज अ कॉमन एलिमेंट ऑन पोल मलखा, लेकिन उसका जहां पे ऑप्टिमम यानी जरूरत जितना है उतना ही उसका इस्तेमाल हुआ है और कनेक्टिंग एलिमेंट हो रहे, वही हम देखते हैं। और उसके अलावा हम ज्यादा उसके ऊपर क्या बोलते हैं उसको ध्यान नहीं देते। और हार्मनी या इसके बारे में हम बात करते हैं तो हम ज्यादा टचेस के बारे में भी जब जजिंग करते हैं तो वो भी देखते हैं कि खिलाड़ी कम से कम मलखाम को हाथ लगाए, जितना जरूरत है उतना ही हाथ लगाए। बार बार ऊपर पकड़ रहा है, नीचे रोप पकड़ रहा है, इसके पॉइंट्स भी डायरेक्ट होते हैं। तो उसीलिए कभी कभी एक आध टर्न या सेट देख के ऐसा लगता है कि अरे इसने बहुत बढ़िया किया, कम से कम एलिमेंट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे दिया, कम से कम टचेस किए। लेकिन उसकी जो फॉर्मेशन है वो कोच अपने हिसाब से करता है। कुछ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड है, कुछ नॉन स्टैंडर्ड है। जो नॉन स्टैंडर्ड है और अच्छा परफॉर्म होता है तो वो भाता भी है देखने के लिए। सही बताया सर। और आप एक्चुअली जज है, आपने हार्मनी के साथ उसके टेक्निकल बातें भी आपने बता दी है कि सिर्फ रिदम नहीं, तो उसमें आप उस रिदम को किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे आपने टचेस का भी किया कि 10 बार हाथ लगा के ऊपर जा रहा है कि 2 बार हाथ लगा के ऊपर जा रहा है, तो टचेस, रिदम, ये सब चीज होती है और इसमें कोच का बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल होता है। तो कोच नजरिया ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खिलाड़ी जो कोच एजुकेशन उसके दिमाग में डालेगा वही तो दिखाएगा। तो अगर कोच परफॉर्मेंस बिठाते वक्त उस सब चीजें के बारे में अगर सोचता है, क्योंकि खिलाड़ी कभी अपना सेट खुद नहीं बिठाता है। दीपक भी शायद खुद का सेट खुद नहीं बिठाता रहेगा, उसको उमेश सर या उसका बड़ा भाई उसको हेल्प करता होगा। तो गणेश सर, डॉक्टर के गणेश, आप जब भी सेट बिठाते हो तभी ये सब हार्मनी, रिदम, ये सब चीज के बारे में आप कैसे बैलेंस करते हैं? खिलाड़ी को किस तरह से उसमें फिट करते हैं, इसके बारे में बताइए। Yes, good discussion on this. Harmony is very important one in every routine set. It's a balancing skill of mental and physical. It's called as harmony.
And our balance performance, we need a physical hormone in our balance performance, really, because our movement, every movement we have we deduct the marks or we give a marks in every movement in Malcolm. So it's a dynamic evaluation, no, dynamic points, dynamic routine. So evaluation is a main part of. So the judges are sitting over there. Judges are sitting over there. So we need to do every movement in the rhythmically. It's a physical and mental balance is there. Our hormone level is good always. So we have to practice the player from the beginner level before the competition period. We have to practice like a 4 set of points, 4 set of elements, like 90 seconds we have to divide it in 4 way, 30 like 20 like this is acrobatic, this is the first start, this is the second holding, this is a third movement, then the fourth is a dismount area, that before the dismount. So we have to divide the elements. So we have to give a training for each one set. That's a 25 seconds set. Each one set we have to give a training. That time they will get, definitely they will get the hormone level, because even I said one somersault C-part mount, and they have to do some other Pereira and some other like backbone flexibility exercise, then go to the balancing moves. That's or leg Bayata Pereira or Hatata Pereira. Anyway, they have to do. But balancing of the mental and physical, 90 seconds. Then only they reach full set. So we have to divide the fourth side. In one set, a 90-second set, we have to divide in 4 way. We give a training to kids. That hormone level easily we have to develop on that. It's my point of view. Sir, please. Yes, डॉक्टर के गणेश, और आपने बहुत ही अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया कि आपने 1 2 3 4 पार्ट बताया. हम लोग इसको सीरीज बोलते हैं. फर्स्ट सीरीज इज स्टार्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, देन मिडल एंड देन एंड. तो ये सब को हम लोग अगर जोड़ेंगे अच्छे से और उस सब सीरीज का हम लोग अच्छे से काम करेंगे तो सेट अच्छे से और रिदम में आ जाता है. और विनायक सर जैसे ग्रेट जजेस को भी हम लोग इम्प्रेस कर सकते हैं जैसे आप, और डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग अच्छे से उसको परफॉर्म भी करेंगे. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. दैट्स अ मेन थिंग, वी हैव टू इम्प्रेस आवर जजेस. यस, दैट्स ट्रू. जज अगर इम्प्रेस हो गया, मतलब उनको अगर हमारा परफॉर्मेंस भाग गया और हम लोगों ने उनके जो एक्सेप्टेशन है जो कोड में दिया है, अगर हम लोग उसको और उसके ऊपर अगर हम लोग करते हैं तो एजुकेशन हम लोग अच्छे से दिखा सकते हैं. और हम लोग का सबका एजुकेशन दिखाने का एक ही मतलब है कि खिलाड़ी को ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कैसे मिले, क्योंकि डिग्री ऑफ डिफिकल्टी और कॉम्बिनेशन के मार्क्स मिला के उसको 5.40 तो उसके हक के मिल जाते हैं. अगर वो ओरिजिनल एलिमेंट भी अगर कर लेता तो 5.60 मिल गए. तो बाकी के जो बचे हुए मार्क्स है, अगर वो उसमें से 3 मार्क्स भी ले लेता है तो भी 8.60 इज गुड नंबर. अच्छे खिलाड़ी के गुणधर्म बोले जाते हैं कि उसको अच्छे से हम लोग खिलाड़ी को एक रैंकर खिलाड़ी के नजरिए से देख सकते हैं, या चैंपियन खिलाड़ी के नजर. तो उस लेवल के जाने के लिए हम लोग ये सब फैक्टर को देखना जरूरी है. हम लोगों ने 5 फैक्टर्स के बारे में अभी बात किए. पहले लगता है ये बहुत परफेक्ट सेट किया, परफेक्ट किया, परफेक्शन में किया, लेकिन सिर्फ वही वर्ड नॉन वर्ड था. एजुकेशन मतलब नॉट परफेक्शन, ये हमारा मानना है. एजुकेशन मीन्स जस्ट शो, दिखाओ. वो परफेक्ट है कि नहीं वो बाद में डिसाइड करेंगे जजेस या उसके कोचेस. परफेक्शन मीन्स जस्ट आभास है एक जो कल जाके वो परफेक्शन बदलने वाला है. कल जाके आपसे भी कोई अच्छा खिलाड़ी उसको परफेक्ट करके दिखा सकता है. तो ये एक थीम हमने यहाँ पे रखने की कोशिश की है. तो परफेक्शन के बारे में हम लोग जो जानकारी अभी हमने बताने की कोशिश की मलखाम कट्टा की तरफ से कि परफेक्शन इज इल्यूशन, आभास है जो आज जाके बदलने वाला है. जिस तरह से मैं अगर एक एलिमेंट बता रहा हूँ, कल जाके दीपक उसके फिटनेस के बल इस पे या और कुछ उसमें टेक्निक यूज करके उसको और बेहतर बता सकता है. तो वो उसका उस दिन का परफेक्ट है.
जैसे लोग और जैसे ट्रेनिंग मेथड बदलेगी, डाइट से लेके सब कुछ जैसे बदलते जाएगा, मलखांब की ऊंचाई बढ़ती जाएगी। आज परफेक्ट कोच, परफेक्ट खिलाड़ी और परफेक्ट सोच अगर एक साथ आती है तभी हमारा खेल आगे जाने वाला है, ऐसे हमारा सबका मानना है। मैं विनायक सर को एक इसी विषय को लेके एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि सर खिलाड़ी को जब भी आप जज करते हैं तभी स्टार्ट प्लीज बोलने के बाद जब भी खिलाड़ी मलखांब को टच करता है तभी स्टॉप वॉच स्टार्ट होता है, और जब भी वो नीचे उतरता है तभी स्टॉप वॉच स्टॉप हो जाता है। तो उसी दरमियान उसको जज करना चाहिए कि जब से वो खिलाड़ी मैट पे आता है, खड़ा रहता है, तब से उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि कोड में तो ऐसे कुछ लिखा नहीं, लेकिन एक नजरिया एक सीनियर जज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो रिदमिक स्विमिंग होता है वहां पे जो लड़कियां आती है ना बन ठन के, वो उनका वॉक देखो, वो चलते हैं, जब तक पानी में नहीं जाते उन लोगों का बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बहुत ही अच्छे से होता है। क्योंकि खिलाड़ी जब तक स्टार्ट प्लीज में नहीं बोलते वहां पे घूमते रहता है, पाउडर लगाते रहता है, वो अपने ख्यालों में रहता है। तो वो भी देखना चाहिए क्या, एक जज ने वो भी ऑब्जर्व होना चाहिए एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, मेरे जानकारी में ऐसी कोई प्रावधान हमारे कोड ऑफ पॉइंट्स में नहीं है। एक बार चीफ जज खिलाड़ी को स्टार्ट का सिग्नल दे दे, उसके बाद ही चीफ जज को या जजिंग पैनल को खिलाड़ी के ऊपर ध्यान देना है। और जैसे ही खिलाड़ी का लैंडिंग हो जाए और वो चीफ जज को सिग्नल करेगा कि आई हैव फिनिश्ड माय सेट, तो वहां जजेस का काम खत्म होता है। तो जैसे आपने उदाहरण दिया कि रिदमिक स्विमिंग में या उसमें जो उनका पहराव है, ये उनकी चाल चलन है, उनका ढंग से जो आप बर्ताव है उधर, उसकी तरफ भी ध्यान देना होता है। वैसा कोई प्रावधान मलखांब के कोड ऑफ पॉइंट में मेरे जानकारी में नहीं है। नहीं सर, ऐसा है ही नहीं, मेरे जानकारी में भी नहीं है, लेकिन एक नजरिया में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि खिलाड़ी आता है तो मैं सबको यही बताना चाहता हूँ, जब भी आप मैट पे आते हो तभी लोग आपको देखना शुरू करते हैं, क्योंकि आपका नाम पुकारने तक आप रुकते हो और उसके बाद आप परफॉर्मेंस करते हो। तो आप एज ए जज थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा और एडिशनल टॉपिक है कि आप जज जब भी वो मलखांब को हाथ लगा के परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है तभी वो स्टॉप वॉच स्टार्ट होता है। और अभी के नए कोड के हिसाब से सर, जब भी सीनियर जज जब भी स्टार्ट प्लीज बोलता है तभी उसको 20 सेकेंड्स के अंदर परफॉर्मेंस स्टार्ट करना है, नहीं तो उसको भी वहां पे अगर वो जल्दी स्टार्ट नहीं करता है तो उसको वहां पे डिडक्शन है। मैं सही बोल रहा हूँ सर विनायक सर? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो लेकिन वो उतरने के बाद जैसे वो उसके पैर जमीन को टच हो जाते हैं, स्टॉप हो जाता है। यस सर, बिल्कुल। और अगर उसको टाइम अप होता है या उसके कुछ जो सेकेंड्स वो एक्स्ट्रा लेता है उसको डिडक्शन उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन सर हमारे इसमें ये भी है कि अगर वो डिस्माउंट करने के बाद वो स्टेप आउट होता है तो भी उसको डिडक्शन है। बराबर है। तो सर अगर स्टॉप हो जाता है तो उसका परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है, तो हम लोग उसको वहां पे डबल पेनल्टी क्यों देते हैं? मतलब वहां पे अगर टाइम अप होता है तो उसको डिडक्शन है, फिर भी स्टॉपवॉच रुकने के बाद भी वो स्टेप आउट होता है तो उसको डिडक्शन है। तो ये अलग टॉपिक है थोड़ा सा, लेकिन वो भी थोड़ा सोचना चाहिए ऐसा मुझे लगता है सर। नहीं, इसमें मेरी सोच यह है कि अगर खिलाड़ी लैंडिंग परफेक्ट करके उसका प्रेजेंटेशन खत्म करता है तभी स्टॉपवॉच बंद होना चाहिए। अगर खिलाड़ी 1-2 स्टेप आगे पीछे करता है या गिर जाता है तो जब तक वो उसका जो गिरने की प्रोसेस है या उसके 2 स्टेप्स आगे पीछे करने की प्रोसेस है तब तक का डिडक्शन उसको लगना चाहिए, क्योंकि डिस्माउंट इज अ पार्ट ऑफ आवर प्रेजेंटेशन और डिस्माउंट शुड बी प्रॉपर एंड करेक्ट। तो वो नहीं हो रहा है तो उसका डिडक्शन सही है। सिर्फ अपने स्टॉपवॉच की जो प्रोविजंस है, प्रावधान है, उसमें ये होना चाहिए कि जब तक खिलाड़ी क्या बोलते हैं उसको स्थिर स्थिति में नहीं आ जाता, गिरने के बाद भी या 2 स्टेप डालने के बाद भी, तब तक स्टॉपवॉच चालू रखना चाहिए। ऐसा प्रावधान हमारे कोड में होना चाहिए, ये मेरी सोच है। लेकिन आज के जो कोड, प्रचलित कोड जो है, उसमें ये प्रावधान ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन उसका डिडक्शन हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। यस सर, और यही अभी नहीं है, लेकिन
ये सोच है, ये नजरिया आगे जाके अगर होता है तो खिलाड़ी को इसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे आपने बताया कि जैसे खिलाड़ी अपने कदम या फ्रंट कैच के लिए भागना चालू होता है तभी उसका स्टॉपवॉच शुरू होना चाहिए, और जब भी वो स्टेबल हो जाता है, रुक जाता है, रे करता है या वो बता रहा है कि दिस इज माय डन, तभी स्टॉपवॉच रुकना चाहिए। नहीं तो फिर वो गिरता है या फिर स्टॉपवॉच तो रुक जाता है लेकिन डिडक्शन उसके 90 सेकेंड्स के बाद भी उसको भुगतना पड़ता है। तो ये एजुकेशन का पार्ट है, इसलिए ये मैं थोड़ा शॉर्ट में ये टॉपिक मैंने आपके सामने जिक्र किया सर। बिल्कुल, आपने एकदम सही बताया उसके बारे में कि अगर स्टॉपवॉच बंद होता है तो उसके बाद डिडक्शन नहीं होना चाहिए। ये लॉजिकली आप जो कह रहे हैं वो एकदम सही है और मैं उससे सहमत भी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यही सम्मति मुझे लगता है कि लोग सुनेंगे और आगे जाके खिलाड़ी को इसका बेनिफिट मिलेगा, या फिर उसमें कुछ रूल में कुछ चेंजेस आएंगे। टाइम कीपर के ऊपर हम लोग अलग से सत्र लेने वाला है कि जैसे मैंने अभी बताया कि सुपीरियर जज ने स्टार्ट प्लीज बोलने के बाद वो 10 सेकंड 20 सेकंड कौन सा टाइम कीपर देखता है, उसके पास 2 स्टॉपवॉच होते हैं, 20 सेकेंड्स के बाद वो रिस्टार्ट करता है किस तरह से। तो वो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग माइक्रो डिस्कशन करेंगे हर एक टॉपिक पे। आज तो हम लोगों ने शुरुआत की है पहले सत्र में एजुकेशन, इसके आगे भी बहुत सारे आएंगे सत्र। डॉक्टर के गणेश, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अंडर 18 अबव 18 खिलाड़ियों को तीनों ऑपरेटर्स है, और जो भी हमारी जो चर्चा है चल रही है, शायद हम लोग पोल मलखाम के एग्जाम्पल ज्यादा दे रहे हैं लेकिन एजुकेशन सब में है। रोप मलखाम में भी उतनी डिडक्शन है 4.40, हैंगिंग में भी उतनी है और पोल में भी उतने। लेकिन जब भी बॉयज जब भी रोप मलखाम करते हैं तो मैं देखता हूँ कि बॉयज के रोप मलखाम का रिदम, बॉयज का रोप मलखाम की स्पीड अलग होता है और गर्ल्स की अलग होती है, क्योंकि नेचर ने ही दोनों को एक अलग फिटनेस लेवल पे रखा हुआ है। लेकिन मेरा खुद का ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि अभी थोड़े से बॉयज गर्ल्स की तरह बॉडी मूवमेंट करके रोप करने की कोशिश करते हैं, या गर्ल्स बॉयज की तरह रोप मलखाम करने की कोशिश करते हैं। तो आपने ऐसे कुछ देखा है और ये सही है या गलत है, ये भी आपकी राय जानना चाहता हूँ। Boys and girls depends upon their body, endomorph and ectomorph. We said no, the athletic body like that depends upon their body condition. What alignment of yes sir, please sir. Depends upon their body condition. They have to perform because in girls doing a rope malcolm, in my point of view, it's looking like a dance, and some girls are doing like a very harsh movements. And boys performance always I saw in I give a training to my kids. Always they are doing like a warrior, not like dancing moves or something and all. They are doing they completed their elements like a pole. They are not thinking it's a rope. They are, even though our Deepak Shinde's performance is rotation Bajrang from the other assassin. He is coming fast, very movement. Their body should straight always. Finally come down, then only their Bajrang moves are come. But girls, they are automatically something happen in that flying, then come to Bajrang. So it's a difference is there. A lot of difference is there. Depends upon their strength, their stamina, and their coordination also something different from boys and girls. I point that you yes, I answered your yes, you given a perfect answer. सही है गलत है वो लोगों को डिसाइड करने, हम लोग हमारे अनुभव यहाँ पे शेयर करने के लिए हम लोग एक साथ आए हैं। और बॉयज ने बॉयज की तरह करना चाहिए, गर्ल्स ने गर्ल्स की तरह करना है। परफॉर्मेंस अपने बॉडी पोस्चर, अपने स्ट्रेंथ और अच्छा ही दिखाना है हमने, तो वो एक कोशिश करना जरूरी है। मैं यही प्रश्न मैं विनायक सर को भी पूछना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? मेरा ऑब्जर्वेशन जैसे डॉक्टर गणेश जी ने बताया वैसा ही है कि जेंट्स जो होते हैं उनकी मस्कुलर पावर, उनकी बॉडी टेंडेंसी वो लड़कियों से अलग होती है, इसीलिए वो जब रोप करते हैं तो वो ज्यादा रोबस्ट लगता है, और लड़कियां जब रोप करती है तो वो ज्यादा डिसेंट या क्या बोलते हैं उसको उसकी मूवमेंट्स जो है
वो बहुत ही अच्छी और लुभावनी लगती है। वही उदाहरण आप उल्टा पकड़ो तो रोप पे जब लड़कियां करती है तो ऐसे लगता है एक हाथ दूसरी लड़की छोड़ के बाकी लगता है कि ये नाजुक लड़की है, कितना कर पाएगी। और वो अनुभव मैंने 1-2 कंपटीशन में लिया भी है। तो इसीलिए रोप मलखाम पे जब लड़के करते हैं तो लड़कियों जैसा अच्छा उतना प्रेजेंटेशन नहीं होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि लड़के ज्यादा स्ट्रेंथ एलिमेंट पे ध्यान देते हैं और इसीलिए उनका जो रोप मलखाम का फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा रोबस्ट हो जाता है। और लड़कियों में एज कंपेयर टू शायद स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है, इसीलिए वो एक्रोबेटिक मूवमेंट पे ज्यादा ध्यान देती है। इसीलिए पोल जब लड़के करते हैं तो अच्छा लगता है और रोप लड़कियां करती है तो अच्छा प्रेजेंटेबल लगता है। सही बात ये है मेरी सर। सोच है। सर आपकी सोच हमेशा सही है सर, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि हर एक का बॉडी नेचर अलग है, मसल्स, स्केलेटल मसल सब अलग होती है। तो बॉयज एंड गर्ल्स को मैं एक यही सलाह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो अपने अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करो। जैसे गर्ल्स अभी अपने खुद जजिंग किया विनायक सर, आप पोल मलखाम में वर्ल्ड चैंपियन में बैठे थे, तो वहां पे गर्ल्स भी पोल मलखाम कर रही थी। तो गर्ल्स जब भी पोल मलखाम करते तभी अलग लगता है। तो वहां पे हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते बॉयज एंड गर्ल्स। लेकिन जहां पे एक स्ट्रेंथ वाली लड़की आ गई जापान की, तभी उसने गोल्ड मेडल वो लेके गई और वहां पे हमारे कुछ गर्ल्स वहां पे पीछे रह गए। तो जहां पे पोल मलखाम में गर्ल्स स्ट्रेंथ की जरूरत है तो वहां पे स्ट्रेंथ बताना जरूरी है, और जहां पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी और रोप में दिखानी है तो वहां पे हमें वो भी दिखाना जरूरी है, ऐसे मुझे लगता है। मैं इसी प्रश्न को दीपक शिंदे आपको भी पूछना चाहता हूँ। रोप मलखाम थोड़ा लगता भी है क्योंकि एक नेचर ने ही गर्ल्स को थोड़ा स्किन के नीचे थोड़ा फैट कंटेंट बॉयज से ज्यादा दिया है। बॉयज इमीडिएटली मसल से कनेक्ट होते हैं, तो रोप मलखाम चुभता है बॉयज को कंपेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स को भी लगता है नहीं, लेकिन गर्ल्स ज्यादा सस्टेन कर सकते हैं। तो बॉयज जैसे कुछ कैच हुए ना, जल्द कभी नीचे उतरू ऐसे भागम भाग करके वो नीचे उतरते। तो दीपक, आप जब भी रोप मलखाम करते हैं तो आप के माइंड में कैसे आप सोचते हैं और एग्जीक्यूशन को किस तरह से आप रोप मलखाम में भी पंच करने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में बताइए। गणेश सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि हम रोप प्रायोरिटी पे बॉयज करते नहीं, क्योंकि उसका रीजन भी ये है कि हमें रोप और हैंगिंग करते करते इतना टाइम जाता है कि हमारा रोप एक इवेंट ऑप्शनली रह जाता है। वो हमारी एक प्लेयर्स की मेंटालिटी है। और जहाँ तक कि हम बोलते हैं कि हमें पैर, हमारे जो लेग्स को हर्ट होता है, तो हम इसी बात से डरते हैं एक्चुअली, क्योंकि हमें आगे भी खेलना होता है हैंगिंग और पोल मलखाम पे। रिपीट परफॉर्मेंस करना होता है, मतलब एपरेटर्स के लिए, इंडिविजुअल चैंपियनशिप के लिए। तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा अवॉइड करते हैं कि ज्यादा रिस्क फैक्टर ना डालें। अभी मोस्ट ऑफ द ज्यादा से ज्यादा बॉयज ट्रिपल तक जाते हैं, उसके ऊपर मुझे नहीं लगता है कि कोई बॉयज जाते हैं डिफिकल्ट करने के लिए। तो हम हमारा एक प्लेयर्स का मेंटालिटी रहता है कि हम तीनों एपरेटर्स कवर कैसे करें, उसमें रोप को थोड़ा सा ऑप्शनल कैसे रखें, ताकि बाकी दो इवेंट है वो तो हमारे रेगुलर इवेंट है, हैंगिंग और पोल, उस पे हमारा ज्यादा फोकस रहता है। ऐसे नहीं कि सभी प्लेयर्स ऐसे, क्योंकि कई प्लेयर्स का स्ट्रेटेजी होता है वो रोप में ज्यादा अच्छे से मार्क करते हैं, बट ज्यादा डिफिकल्ट करते नहीं। एलिमेंट्स जो करते हैं वो ऐसे प्रेजेंटेबल करने की ट्राई करते हैं कि देखते ही वो अच्छा लगता है, कि एक वाव फैक्टर लगता है। हम ज्यादा रिस्क की तरफ जाते नहीं, तो मिनिमम टचेस ट्राई करके कि हाँ हाउ टू एग्जीक्यूट गुड, तो हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। अब देख सकते हो कि बॉयज ज्यादा रोप पे डिफिकल्ट करते नहीं है, बट उनका लेवल पॉइंट्स का होता है 8 to 850 तक जाता ही है, क्योंकि आप जैसे जजेस, आप जैसे गर्ल्स को जजिंग करते हो रोप पे जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे बॉयज को तो बिल्कुल होता नहीं उस पॉइंट ऑफ व्यू से जजिंग। थोड़ा कहीं ना कहीं माइंडसेट जजेस का चेंज होता है बॉडी बॉयज की तरफ देखने का। तो वो हमें भी कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट प्लेयर है उनको पता है कि रोप में हमें कितना पिकअप देना है, और बाकी के जो दो इवेंट्स है उसमें हमें कितना ज्यादा पिकअप देना है। गर्ल्स को कैसे होता है डोमिनेटली इज इन इंडिया कहने गए तो एक ही इवेंट है अभी तक उनको रोप, तो उनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है, उनको पोल और हैंगिंग नहीं है। बट हमें जब करना बॉयज को करना होता है तो हमें तीनों बाजू से सोचना पड़ता है
कि अगर कुछ रोप में थोड़ा सा भी गिर गया है तो ऑब्वियसली वो पोल और हैंगिंग पे कुछ ना कुछ का थोड़ा नेगेटिविटी दिखेगा ही। इसलिए गर्ल्स ज्यादा रोप में कॉन्फिडेंट होती है और बॉयज थोड़े से एज कम्पेयर टू गर्ल्स थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं होते। ऐसे कैसे बोल सकते हैं यार दीपक, आप तो चैंपियन हो, वर्ल्ड चैंपियन हो। और जैसे राजमा जी का सर ने बोला, इतने रिस्क एलिमेंट करना ही नहीं कि हम लोग कहाँ पे गिरे। एक क्वेश्चन पर्सनल ये पूछना चाहता था कि समझो आपके 3 एपरेटस हम लोग को एक साथ करना होता है, रोप होता है, हैंगिंग होता है, पोल होता है, और गलती से समझो पहले रोप आ गया, तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है मतलब? और जब कभी लास्ट में रोप है तो आपका रिएक्शन कैसे होता है? फिर पूरा तोड़ के लास्ट में परफॉर्मेंस हो पाए, फिर पैर फटे ना तो कुछ भी हो जाओ, ये होता है दीपक? यस जनरली मतलब ये फनी क्वेश्चन था। मैं अकेला नहीं बोल सकता हूँ, मैं सारे प्लेयर्स से बोल सकता हूँ कि जब पहला रोप आता है तो हमारा फेस देखने का प्लेयर्स का कि अब कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसे हम सोच के चलते हैं। बट उसे के अपोजिट लास्ट रोप आता है तो हम लोग इतना खुश होते हैं कि पहले भगवान से यही प्रे करते हैं। हम लोग प्लेयर्स की मेंटालिटी ऐसी होती है कि हमारा जो डोमिनेंट इवेंट्स है वो पहले हो जाए, क्योंकि कैसे है ना, हमें बचपन से पहले पोल पे लेके गए, पहले उसके बाद हैंगिंग पे लेके गए, फिर वो हमें ऐसे ही आदत हो जाती है कि हमारा पहला पोल आए, हैंगिंग भी नहीं है, पहला पोल आए, डोमिनेंट इवेंट है, फिर हैंगिंग आए, फिर रोप आए। ये सीक्वेंस हम मन में डिसाइड ही कर लेते हैं। बट क्या होता है, उस दिन का लक होता है और वो सीक्वेंस होते हैं, उसी हिसाब से हमें चलना पड़ता है। हम जस्ट प्रे कर सकते हैं, बाकी कुछ कर नहीं सकते। बट मन में थोड़ा ऐसे होता है ना कि अरे यार रोप आ गया, अभी कैसे इसको टैकल करें, और करके करना भी है तो थोड़ा संभल के करना है, क्योंकि आगे भी कॉम्पिटिटिव में टिकना है। सही बात है दीपक। और यही सोच मैं बताना चाहता हूँ ये सब खिलाड़ी को, ये निकाल दो सोच, हमें करना तो है। अभी जैसे वैक्सीन तो लेना है, दुख है या नहीं दुख है, रो या नो मत रो, वैक्सीन लेना ही है, वैसे रोप करना ही है। और रोप का परफॉर्मेंस हम लोग पहले करो या लास्ट में करो, उसको अच्छे से परफॉर्म करो, प्रैक्टिस अच्छे से करो, और एग्जीक्यूशन के मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा तीनों मलखाम में कैसे लेके आए इसके बारे में इसी सब 5 टॉपिक पे थोड़ा सा सोचो, स्टडीज करो। क्योंकि क्या है कि जैसे एक संस्कृत में एक श्लोक है, सुखम अतिस्थिरम आसनम। सुखम अतिस्थिरम आसनम मतलब जो स्टडी है और उसमें आनंद है और सुख है, वही हमें आनंद देता है, वही दिखने के लिए भी अच्छा दिखता है। कम से कम तकलीफ में, कम से कम प्रॉब्लम में अगर हम लोग उस एलिमेंट को परफॉर्म कर पाए, या फिर वो प्रॉब्लम या वो तकलीफें हम लोग कम दिखा पाए एलिमेंट या परफॉर्मेंस या सेट करते वक्त, तभी हमारा एग्जीक्यूशन ये पार्ट थोड़ा सा प्लस पॉइंट में हो जाता है, ऐसे हमारा मानना है। तो आज के सत्र के जितने भी प्रश्न थे मेरे मन से, मैंने आपको दिल खोल के पूछे और आपने दिल खोल के अपने आंसर्स दिए। तो अंत में जाते वक्त मैं सभी को पूछता हूँ कि आज को अपना ये सेशन कैसे लगा, और ये इस वक्त आपको अगर आपके कुछ विचार में अगर ये चर्चा सत्र में कुछ पॉइंट आ गए और आपको कुछ शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं। हम लोग विनायक राजमा जी का सर से शुरुआत करते हैं। सर, आपको ये सत्र कैसे लगा, इसके बारे में आप आपका अनुभव बताइए सर। आज एग्जीक्यूशन के बारे में जजेस की क्या एक्सपेक्टेशन रहती है, कोचेस कैसे काम करते हैं और खिलाड़ी क्या तैयारी करते हैं, इन सब की जानकारी ये YouTube चैनल पे जो मलखाम कट्टा पे एग्जीक्यूशन का सेशन देखेंगे, शायद इनको ये उनके काम में आएगी, उनको ये चर्चा का लाभ होगा, मदद होगी, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। और ये बहुत ही अच्छा उपक्रम है और उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब उपक्रम आप ही के सबके आशीर्वाद से चल रहा है, 1 साल हो चुका है, और इसका आगे भी आप सभी का अगर सपोर्ट रहेगा तो और भी आगे हम लोग मलखाम कट्टा पे अच्छे अच्छे विषय लेके जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विनायक सर, आपने बहुत ही अच्छे से जानकारी ली। वो समय के पाबंदी की वजह से थोड़ा सा हमें ये कम डिस्कशन कर रहे हैं ऐसे मुझे लग रहा है, नहीं तो ये टॉपिक जितना बात करे उतना कम है, एक दिन भी कम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विनायक सर। डॉक्टर के गणेशन, आपको ये कैसे लगा आज का ये सत्र और ये सेशन कैसे लगा, आपका अनुभव बताइए। First of all, I'm proud myself, sir, because now I realize I'm one of the coach in Malakam. In Malakam Katta called me to talk regarding execution. Really, I like this topic, execution, because
Rajmakar sir said in 96 or 94 that time, Tamil Nadu team is good, but the execution level is very bad. He said like that. But I said, sir, we will definitely will move next. So he said, and after that, always smile and do, man. Like and he and two more people are there. I forgot the name. And they said smile. I notice my kids smile facing performance is good for Malakam. So Allah think smiling is like a execution. At that time, we are thinking not tight toe point, knee tights or not. We are not thinking about that. Smiling is called as execution. We think like that. So we'll always doing anything, smile. One boy fell down, hit here, he smiled. So he will give a marks. Like we'll train like that. No kids. So my students also doing like that same. So now I really happy to see our Rajmakar sir and my dear Deepak Shinde and my friend Devka. This is happy. This is one of the happy moment for me, and I will inform to my kids, my students also. See here, two big people are there. I'm also there. So again, we'll start the practice in perfect manner. I said them, and really happy, my friend Mr. Ganesh. Any person in Tamil, they said, anyone has to do some work, but no one has to do that one. They forget the things. Like you and your team doing this kind of wonderful events, such a beautiful event for all Malakam people. We have to learn from you and your team. My dear sir is there. Because I learn always from sir only. Sir books, I have sir book in my gallery. So really happy, and dhanyawad to call me one of the resource person. आप बातों में बहुत बोल चुके, क्योंकि आप पहली बात तो डॉक्टर है, हम लोग तो कंपाउंडर भी नहीं है, और दूसरी बात आप एक क्षत्रिय एकेडमी के फाउंडर हो, उसके साथ ही आप एक अच्छा बुक लिख रहे हो आपके लैंग्वेज में, और क्या है ये अभी सब चीज में धीरे धीरे इस मलखम कट्टा पे लेके आने वाला हूँ। आपको बहुत बार आना है। आपने जब भी राजमाजीकर सर, किशोरी सर और राहुल चौकसी सर जब एज ए जज के लिए आए थे, तभी आप ही ने तीनों का इंट्रोडक्शन किया था। यू आर अ पार्ट ऑफ मलखम कट्टा। तो आप हमसे क्या सीखोगे? हम लोग सब एक ही साथ है, ये हमारा ही मंच है और सबके लिए ओपन है। अपने विचार यहाँ पे रखना है, यही इस मलखम कट्टा का उद्देश्य है। और आप आए और बहुत अच्छा लगा। मुझे पता है यू आर वेरी बिजी इन योर शेड्यूल, पर आपने अपना टाइम वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर के गणेश। वर्ल्ड चैंपियन दीपक, आपने यहाँ पे आप आए, मुझे पता है आपकी भी भागम भाग थी, गणपति का भी सब आप रेडी, आपके पास पहली बार गणपति आए हैं ये भी पता चला। और इस गणपति के सीजन में आज 12 तारीख है, आज सबके घर में गणपति फेस्टिवल चल रहा है ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के बाहर भी। तो श्री गणेश हमारे साथ है, अभी भी 2 गणेश यहाँ पे बैठे हैं ऑनलाइन। तो दीपक, आपका ये आज का अनुभव, आपने बहुत सारे ऑनलाइन में गए थे, लेकिन आज का यहाँ का अनुभव आपको कैसे लगा? इसके बारे में आप अपने व्यू रखिए। गणेश सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने टॉपिक चॉइस किया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जनरली होता क्या है, हमारा डेटाबेस बहुत कम है। बाकी स्टेट्स के प्लेयर है, वहाँ उनको बहुत जरूरत होती है ये चीजों की। अगर उनको एक एक्सीलेंट लेवल पे जाना है तो टेक्निकल टर्म्स है, जो स्किलफुल टेक्निक्स है, उसकी बहुत जरूरत होती है। तो कल को अगर ये बच्चे, ये प्लेयर्स ये देखते हैं ये सेशन, तो उनको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा और उनके परफॉर्मेंस इंप्रूव होने के लिए ओवरऑल इंडिया नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत हेल्प होगा। तो ये अच्छा लगा, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जहाँ तक है एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, जो राजमाजीकर सर और डॉक्टर के गणेश सर है, उनके साथ भी आज इंटरैक्ट होने का इस सेशन के माध्यम से, मलखम कट्टा के सेशन के माध्यम से एक अपॉर्चुनिटी मिला। और एक्चुअल में उनका जो थिंकिंग है वो
प्लेयर्स तक इस सेशन मैसेज आएगा और उनको भी पता चलेगा कि कैसे हमें प्रिपेयर होना है नेक्स्ट लेवल के लिए, क्या हमें डिसाइड करके जाना है, और बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है उसको पूरा एक स्टडी करके हमें एक प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है जनरली जो साउथ है सर ने बोला और दूसरे जो नॉर्थ वगैरह है उस साइड में स्ट्रेंथ बेसिस प्लेयर बहुत होते हैं, हम जो देख रहे छत्तीसगढ़ हो तमिलनाडु है, बट कहीं ना कहीं ये जो हम आज सेशन में डिस्कस किए वो नॉलेज उन तक पहुंचता नहीं। बट इसके बाद मुझे लगता है कि ये नॉलेज उनके तक इजीली पहुंचेगा और उनको अच्छे से अपकमिंग जो कॉम्पिटिशन इवेंट्स आएंगे, जैसे बड़े इवेंट्स है खेलो इंडिया है और नेशनल चैंपियनशिप, उसमें उनको कहीं ना कहीं हेल्प होगा अच्छा परफॉर्म एग्जीक्यूट करने के लिए। और थैंक यू सो मच गणेश सर, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया और मेरे एक्सप्रेशन जो मैंने शेयर किए मे भी सबको हेल्पफुल हो सकते हैं प्लेयर्स के। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपक। और आपने तो बहुत ही अच्छे से बता दिया कि आप किस तरह से मेहनत करते हो और आगे जाके भी आप खेलोगे, नेशनल खेलोगे, वर्ल्ड चैंपियन खेलोगे, और आपको भी अपने आपके आगे वाले फ्यूचर के लिए हमारी तो पूरी तरफ से मलखाम कट्टा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे ही परफॉर्मेंस अपना अच्छा बेहतर करते जाओ, एग्जीक्यूशन में काम करो और फ्यूचर के खिलाड़ियों को के लिए एक अच्छे आदर्श खिलाड़ी बन के दिखाओ। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। आज का सत्र मैं यहाँ पे समाप्त करने जाता हूँ, लेकिन लास्ट के कुछ टिप्स मेरी तरफ से देना चाहता हूँ कि जिससे हमने कुछ 5 टॉपिक पे हमने बात की। एग्जीक्यूशन ये टॉपिक मुद्दे में, इसमें हमें एक स्पीड है, फिर एम्पलीट्यूड है, फिर रिस्क है, फिर परफेक्शन है, हार्मनी है। ये सब चीज़ के साथ ही हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमने जो पहले सीखा है, जो पहले से चल रहा है, वो थोड़ा सा दिमाग से हमें हटाना जरूरी है, तभी हमारा एजुकेशन इम्प्रूव होगा। बोलते हैं ना कि अगर वही चीज़ हम दिमाग में लेके हम लोग चले तो हमें कभी ग्रोथ नहीं होनी। तो वो हमें करना है। जजेस को सबको विनती है कि जब भी आप बैठोगे, जो लेवल में आप बैठते हो, जो जहाँ पे आप जजिंग करते हो, जो सामने जो चल रहा है उसको मार्क्स दो। आप सब लोग स्टेट नेशनल जज होते हैं, हमें पता है, आपने बहुत बड़े बड़े लेवल पे जजिंग किया है, लेकिन सामने अगर स्टेट लेवल की कंपटीशन है या डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंपटीशन है, हमारे यहाँ पे नवोदित कंपटीशन भी होता है। हेल्प रूल में अलाउड नहीं है, लेकिन नवोदित कंपटीशन में रिस्क फैक्टर संभालने के लिए थोड़ा सा हेल्प अलाउ भी करते हैं और मार्क्स रिडक्शन भी नहीं करते। तो ये सब चीजें हमें करनी पड़ती है खिलाड़ियों के प्रोग्रेस के लिए। तो आज का सत्र मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मेरे श्री पालेश्वर व्यायामशाला के जो प्रेसिडेंट है एडवोकेट पराग्य अलौनी, वो विलेपाले के एमएलए भी है। उसी के साथ मेरे कोच और मलखाम कट्टा के जो भी उनकी सोच में यहाँ पे लेके आने की कोशिश करता हूँ, सब लोग उन्हें जानता है। मेरे गुरु महेश अटाले सर, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरी जो टेक्निकल मलखाम कट्टा की टीम है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। आज की जो तीनों गेस्ट अतिथि है, विनायक सर है, डॉक्टर के गणेश है और दीपक शिंदे, इस तीनों को भी पूरे मलखाम कट्टा की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ और आज का सत्र यहाँ पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।